हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में कब्रिस्तान के भूत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कब्रिस्तान के भूत। किसी गांव में वीरू और धीरू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में अटूट मित्रता थी। वीरू की गांव में किराने की दुकान थी और धीरू खेतीबाड़ी करके अपनी आजीविका कमाता था। दोनों के स्वभाव में भी बहुत बड़ा अंतर था। वीरू के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह उधार का एक अधेला भी किसी को नहीं बख्शता था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ वीरू सेठ, अब की बैसाखी पर तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। बस केवल 2 महीने की मोहलत दे दो। ठीक है, मगर तब तक तुम्हारी ये गाय मेरे घर मेहमान रहेगी। कर चुकता होता ही इसे मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। और धीरू, क्या मजाल थी कि उधार ली गई राशि का एक अधेला भी वह उसके मालिक को लौटा दे। उफ, तुम्हारे आजकल आजकल करते करते मैं जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गया, पर मेरा कर्जा अभी भी मेरी जेब में नहीं पहुंचा। आज तो मैं कर्जा वसूल करके ही लौटूंगा। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं सेठ जी। पिछली फसल पर मैं आपका कर्ज जरूर चुकाता, मगर क्या करता, मेरी बदकिस्मती से फसल ही अच्छी नहीं हुई, और जितनी हुई मेरे और बीवी के पेट की आग में गर्क हो गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, रुपया लाओ, वरना आज मैं तुम्हारी इज्जत सारे आम नीलाम के बिना ना मानूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। उफ, इस कमबख्त के कर्जनामे के कागजों को भी तो चूहे अपना भोजन बना चुके हैं। अन्यथा मैं इसके बर्तन भांडे बेचकर ही अपना कर्ज वसूल कर लेता। मजबूरी है, इसे थोड़ी मोहलत और दे देता हूं। सेठ जी, जब तक आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत नहीं देंगे, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा और ना ही आपको यहां से हिलने दूंगा। ठीक है धीरू, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत और देता हूं, लेकिन तुम्हें कितने दिनों की मोहलत चाहिए यह मुझे अभी बता दो, ताकि मैं निश्चित दिन पर यहां पहुंच जाऊं। भगवान आपका भला करे सेठ जी, बस यही कोई 300-400 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपकी सिर की कसम सेठ जी। क्या, 300-400 दिन? तब तक तो शायद मैं भगवान को प्यारा हो चुका हूंगा। यही तो मैं भी चाहता हूं। मेरा मतलब है कि चलिए, इस दिवाली पर आप अपना कर्ज अवश्य वसूल कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो मैं चाहता हूं, लेकिन इस दिवाली पर किसी भी कीमत पर मैं अपना कर्ज वसूल करके ही दम लूंगा। चलो बला टली। लेकिन कुछ आगे जाते ही सहसा सेठ कोई विचार कर मन ही मन चौंक पड़ा। आए, दिवाली तो अभी पिछले हफ्ते की थी, अगली दिवाली तो अब 350 दिनों बाद आएगी। उफ, कमबख्त ने बातों में उलझाकर मुझे आखिर बुद्धू बना ही दिया। खैर, अब क्या हो सकता है, 1 साल तक इंतजार करना ही पड़ेगा। बाज आया मैं ऐसी उधारी से। और इस प्रकार उधारी का तकाजा करने आए लोगों को बेवकूफ बनाकर वह और उसकी पत्नी पारो चैन से खुर्राटे भरते थे। धीरू बीज लेने और वीरू दुकान की वस्तुएं लेने दोनों अक्सर ही शहर जाया करते थे। लेकिन जब भी वे शहर जाते थे, साथ ही साथ जाते थे। आज भी दोनों साथ ही शहर जा रहे थे जब उनकी बैलगाड़ी शहर से कुछ ही दूर रह गई। यार धीरू, सुना है कल से शहर में कोई मेला लग रहा है। क्यों ना लगे हाथों मेले की रौनक भी देखते जाएं। मगर वीरू भाई, उसके लिए तो हमें एक दिन और शहर में रुकना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बीजों की खरीद के पैसे निकालकर मेरे पास केवल 2 पैसे ही बचते हैं, और भोजन में केवल आज शाम तक का ही बनवा कर लाया हूं। परदेश में कल का गुजर कैसे होगा, तुझे मेले की बात पहले बतानी चाहिए थी ना। इसमें घबराने की क्या बात है, मेला देखकर हम दोपहर को ही वापस चल पड़ेंगे और रास्ते में 2-4 पैसे के चने लेकर खा लेंगे। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसे ही करेंगे। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद फरोख्त कर अगले दिन उन्होंने मेले में खूब मौज उड़ाई। वाह वीरू भाई, क्या शानदार मेला है। सच कहते हो यार, काश इस समय हमारी बीवियां भी हमारे साथ होती तो मेले का मजा ही कुछ और होता। मौज तफरी के पश्चात दोनों वापस गांव की ओर लौट पड़े। राह में गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। दोपहर के भोजन के लिए जो कुछ खरीदना है यहीं खरीद लो। ठीक है, लाओ वे 2 पैसे मुझे दो, सामने की दुकान से कुछ चने व गुड़ खरीद लाता हूं। धीरू से 2 पैसे लेकर वीरू चने व गुड़ खरीदने चल पड़ा। और जब लौटा, ये सारा गुड़ चना 5 पैसे का मिला है, यानी कुल मिलाकर 2.5 पैसे हम दोनों के हिस्से में आए, जिसमें से 2 पैसे तुम मुझे दे ही चुके हो। अब बचा अधेला, वह मैं तुम्हें गांव पहुंचते ही दे दूंगा। काफी समझदार हो। भला इसमें समझदारी वाली क्या बात है। वह तो तब होगी जब किसी को उधार न लौटाने के अपने जन्म से सिद्धांत का इस्तेमाल मैं करूंगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए संध्या से पूर्व ही गांव पहुंच गए। फिर जैसे जैसे संध्या घिरने लगी और रात की कालिमा अपनी चादर फैलाने लगी, वैसे वैसे ही वीरू को अपने उधार की चिंता सताने लगी। न जाने क्या बात है, धीरू अभी तक नहीं आया। अब तो रात घिरने लगी है। वायदे के मुताबिक उसे संध्या तक अधेला लेकर पहुंच जाना चाहिए था। लगता है वह घर पहुंचते ही भूल गया। क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर धीरू से उधार वसूल कर लूं। ऐसा सोचकर वह धीरू के घर की ओर चल पड़ा। उधर जब धीरू ने अपने घर की खिड़की से उसे आते देखा, ओह वह आ रहा है,
मुझे मालूम था कि वह अपना अधेला वसूल करने ज़रूर आएगा। तुम्हें जो कुछ समझाया था तुम्हें याद है ना पारो? जी हाँ स्वामी। तो इससे पहले की बात हम के अपना काम तुरंत शुरू कर दो। बहुत अच्छा स्वामी, अब आप देखते जाइए कि मैं किस तरह बहाना बनाकर उसे भगाती हूँ। और फिर उफ, अब क्या करूँ इस मुई भैंस का, कम का दूध ही नहीं निकालने देती। अरे वीरू भैया, तुम कब आए? इसी वक्त। क्या बात है भाभी, कुछ परेशान दिखाई पड़ रही हो? हाँ, ये जिद्दी भैंस मुझे दूध ही नहीं निकालने दे रही। रोजाना तो वे ही खेत से लौटकर ये काम निपटाते हैं, पर समझ में नहीं आता कि आज उन्हें लौटने में देर क्यों हो गई। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ओह, इसका मतलब कि धीरू शहर से आकर तुरंत ही खेत पर चला गया था। मैं कल सुबह नहीं शाम को ही आऊंगा, तुम धीरू से कह देना। और इसी प्रकार वीरू को धीरू के घर के चक्कर लगाते लगाते जब 6 माह गुजर गए तो एक दिन वह धीरू के खेत पर ही जा थमका। आहा, वह रहा धीरू, आज बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ा है। आज तो मैं उससे अपना अधेला वसूल करके ही रहूंगा। अरे ये तो वीरू दिखाई देता है, कमबख्त खेत पर भी पहुंच गया। अब तो वह मुझे देख चुका होगा और बैल छोड़कर मैं यहाँ से खिसक भी नहीं सकता। लेकिन कोई ना कोई उपाय तो हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तभी वीरू वहां पहुंचा। कैसे हो धीरू भाई? ओ वीरू, तुम आओ भाई आओ, बहुत दिनों से मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। भला वह क्यों? ओ अच्छा, अब समझा, शायद तुम्हें मेरे अधेले की फिक्र सता रही होगी। क्यों मित्र, ऐसे ही है ना? कमबख्त अधेला ही वसूल करने आया है। हे, तुम तो अंतर्यामी लगते हो यार। फिर तो आज तुम्हें मेरा उधार चुकता कर ही देना चाहिए, वरना तुम इसी चिंता में घुलते रहोगे। सुना है कि चिंता चिता समान होती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भरी जवानी में कोई दुख देखो। आखिर 6 महीने से मैं भी तो इसी चिंता में घुल रहा हूं। मुझे भी छुटकारा चाहिए। बोलो क्या कहते हो? अब तुमसे और क्या कहूं मित्र, तुम तो देख ही रहे हो कि खेती बाड़ी की पूरी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है। अब ऐसे में तुम्हें तुम्हारा अधेला लौटाने कैसे आ सकता था? फिर एक अधेला ही तो है, ले लेना कभी आते जाते। एक अधेले के लिए मैं गांव छोड़कर तो ना जाने से रहा। सो तो ठीक है भाई, फिर भी तुम मुझे कोई एक दिन बता दो, मैं उसी दिन अधेला लेने तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। अब रोज रोज तो तुम समझ गए ना मित्र। अच्छा ठीक है, देखो इस वृक्ष पर पीले पीले फूल निकल रहे हैं। जिस दिन तुम इन्हें फलियों में बदला देखो, उस दिन अपना अधेला ले जाना। धीरू की बात मानकर वीरू वापस चल दिया। चलो, फूल तो निकल ही रहे हैं, एक आध दिन में जब फलियां लग जाएंगी आकर अपना अधेला ले जाऊंगा। इस कमबख्त को क्या मालूम कि यह बबूल का वृक्ष है जिस पर फूल खिलने के 8 मास पश्चात फलियां लगती हैं। अब 8 महीने तक इससे छुटकारा मिला। भला मैं इसका अधेला इसे कैसे वापस कर दूं, जब आज तक मैंने किसी को अपने दरवाजे से एक चुटकी धूल भी नहीं उठाने दी। लेकिन एक आध दिन तो दूर, यहां तो हफ्तों गुजर गए वीरू को वृक्षों के चक्कर लगाते लगाते। लेकिन धीरू ने कहा था कि जब फूल फलियों में परिवर्तित हो जाएं तब मैं जाकर अपना अधेला उससे ले लूं। लेकिन यहां तो पूरे 6 महीने और हो गए हैं, इस पर तो फलियां लगने का नाम ही नहीं ले रही। और पूरे 8 मास पश्चात एक दिन वीरू ये देखकर प्रसन्न उठा कि आहा, वृक्ष पर फलियां आ रही हैं। आज मुझे अपना अधेला लेने धीरू के घर चलना है। लेकिन पहले जरा सबूत के लिए एक फली तोड़कर साथ लेता चलूं, ताकि धीरू को कोई नया बहाना गढ़ने का मौका ना मिले। उधर धीरू भी परेशान था। उसे परेशानी में पड़ा देख पारो बोली, क्या बात है स्वामी, आप आज कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है पारो, मैंने वीरू से वायदा किया था कि बबूल के वृक्ष पर फलियां लगते ही उसका उधार चुकता कर दूंगा। और मुझे यकीन है कि आज फलियां देखते ही वह यहाँ आएगा और मुझे उसका अधेला चुकाना पड़ेगा। आपको उसका अधेला वापस ना करना पड़े, इसके लिए कोई योजना क्यों नहीं बना लेते जी आप? योजना मैंने बना ली है पारो, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। धीरू उसे योजना बताने लगा। सुनो, हमारे खेत के पास वाले कब्रिस्तान की एक खुली चबूतरा नुमा कब्र को कुछ और गहरा करके मैंने उसमें इतनी जगह बना दी है कि 2 व्यक्ति आराम से भीतर लेट सकें। यही नहीं, हवा आने के लिए मैंने चबूतरे के इर्द गिर्द कई छिद्र भी कर दिए हैं। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। फिर आवश्यक सामान लेने के पश्चात वे दोनों कब्रिस्तान में जा पहुंचे। ये देखो, ये रही वह कब्र। आओ, मैंने नीचे उतरने का भी इंतजाम किया हुआ है। आओ आओ, घबराओ नहीं। भीतर पहुंचकर धीरू ने कब्र का पत्थर यथा स्थान लगा दिया और फिर बोला, अब बताओ कैसा लगा मेरा नया घर? नया घर? हाँ, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। तुम केवल रात में ही आ सकती हो, वह भी लोगों की निगाहों से बचकर। वैसे तुम दिन में भी खेत का चक्कर लगाने के बहाने यहाँ आ सकती हो। मैंने फसल बोने के सभी कार्य तो निपटा ही दिए। समझी? अगर वीरू आए तो तुम उसे कह देना कि मैं अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर गया हूँ। बस जब भी आए यही कहती रहना, और एक दिन ऐलान कर देना कि मैं मर गया हूँ। अजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और हाँ, खाने की चिंता मत करना, सुबह शाम पहुंचा दिया करूंगी। पारो के जाने के बाद वाह, मैंने भी क्या किस्मत पाई है।
जो मुझे पारो जैसी समझदार और सुघड़ बीवी मिली है। उधर जैसे ही वह घर पहुंची, अरे वीरू भैया आप ठहरिए, मैं आपके लिए लस्सी बनाकर लाती हूं। नहीं भाभी, इतना कष्ट मत करो, केवल यह बता दो कि धीरू कहाँ है। बबूल की फली भी साथ लाया। क्या बताऊं, उनके ताऊजी के बेटे की बहू के सास के भाई का देहांत हो गया है और ठावनी में उनका शामिल होना बहुत जरूरी था, सो वहीं गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। हाय, जाने से पहले मेरा अधेला तो चुका जाता। मायूस होकर बेचारा वापस चल पड़ा। फिर कई दिनों तक वह लगातार चक्कर लगाता रहा। एक दिन, हाय हाय, ये क्या हो गया रे, तुम कहाँ चले गए रे, मुझ अभागी पर जरा भी दया ना आई तुम्हें। आए, धीरज रखो बेटी, बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। विधवा? हाँ भैया, पारो कहती है आज ही कोई व्यक्ति धीरू के ताऊ के गांव से या शुभ समाचार खबर लाया था, लाश खराब ना हो जाए इसलिए अंतिम क्रिया भी गांव में ही कर दी गई। बेचारी अंतिम समय पति का मुंह भी ना देख पाई। हाय मेरा प्यारा दोस्त नहीं रहा, हाय मेरा अधेला। भाभी धीरज रखो भाभी, मेरा दोस्त तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। वीरू भैया, ये क्या हो गया वीरू भैया, आए इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे अकेले जीऊंगी रे। कम से कम जाने से पहले मेरा अधेला तो चुका जाता रे निर्दयी। आए, विलाप करती पारो को एकाएक ध्यान आया कि ओह, उनके भोजन का समय हो गया और मुझे अभी भोजन भी तैयार करना है, किसी तरह सबको घर से विदा करना होगा। यह सोचकर, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई रे, जाओ सब चले जाओ, मुझे अभागिन को अकेली छोड़ दो, जाओ। चलो बहन अब चलें, ताजा घाव है, भरने में समय तो लगेगा ही। हाँ बहन तुम ठीक कहती हो, वैसे भी मैं घर का सारा काम काज छोड़ कर आई थी, मुन्ना के बापू भी खेत से आते ही होंगे। फिर सब लोगों के जाते ही उफ, रोते रोते तो मेरी आंखें सचमुच ही सूज गई हैं। आंखों पर प्याज का रस अभी भी जलन कर रहा है और अभी खाना भी तैयार करना है मुझे। कहीं भूख से व्याकुल होकर पतिदेव कब्र से बाहर आ गए तो गजब हो जाएगा। उन्हें उनकी मृत्यु की खबर भी तो देनी है। बस चटपट खाना तैयार कर लूं और अंधेरा घिरते ही लपक लूं कब्रिस्तान की ओर। जबकि उधर वीरू, नहीं नहीं, धीरू की बीवी को इस प्रकार अकेली छोड़कर मुझे नहीं आना चाहिए। कहीं गम की मारी वह कुछ कर ना बैठे। कम से कम आज की रात तो मुझे उसके पास ही रहना चाहिए। आखिर धीरू मेरा भाई समान दोस्त था। यह सोचकर वह उल्टे पांव वापस धीरू के घर की ओर लौट पड़ा। लेकिन घर पहुंचकर अभी वो भीतर घुसना ही चाहता था कि यह खुशबू कैसी, अरे ये तो हलवे की सुगंध है। क्या पारो हलवा तैयार कर रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? पति की मौत का गम और हलवा, बात कुछ समझ नहीं आई। मुझे छिपकर देखना चाहिए कि आखिर पारो क्या कर रही है। वह आंगन में लगे एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद धीरे से किवाड़ खुलते देख वह रहस्यमय ढंग से पारो को भीतर से निकलकर एक ओर जाते देख वीरू मन ही मन बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे रात के अंधेरे में ये कहाँ जा रही है और ये इसके हाथ में थमी पोटली में क्या है? ओ समझा, हलवा होगा। अब तो इसका पीछा कर यह जानना जरूरी हो गया है कि यह हलवा लेकर आखिर जा कहाँ रही है। यह तो अपने खेत की ओर जा रही है, लेकिन खेत पर इस समय किसके लिए भोजन लेकर जा रही है? कहीं कहीं धीरू के लिए तो नहीं? वह ये सब व्यंजन बनाकर नहीं ले जा रही। लेकिन वह तो मर चुका है। क्या पता ना मरा हो और मेरा अधेला देने के लिए डर से मरने का अभिनय कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वह जरूर वहीं खेत में ही आसपास छिपा बैठा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज मैं अपना अधेला वसूल करके ही रहूंगा। जबकि इधर कब्रिस्तान के निकट चार चोर, इक्का दुक्का तिक्का चौका, लगता है आज की रात खाली निकलेगी। लोग बड़े होशियार हो गए, जरा सी आठ पर ही पूरे घर की तलाशी ले डालते हैं कम बखत। लेकिन दुक्के भाई, ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। तभी चौका चोर बोला, मेरे दिमाग में योजना आई है। मैं सोचता हूँ अगर हम उस योजना पर काम करने के बाद कहीं चोरी करें तो अवश्य सफल होंगे। कैसी योजना, हमें भी बताओ ना चौके। जब मैं छोटा था तब मेरे बाबू ने मरते समय मुझे बताया था कि कभी भी कैसा भी काम शुरू करने से पहले पीपल की पूजा करने से यह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता है। क्यों ना हम भी आज रात अपने बापू की बात मानकर ऐसा ही करें। बड़े बूढ़े गलत नहीं कहते, हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इस समय पीपल का पेड़ हम कहाँ ढूंढेंगे? उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, सामने कब्रिस्तान में वो पीपल का पेड़ है। कब्रिस्तान में? डरो नहीं, हम तो पीपल देव की पूजा करने जा रहे हैं। आओ मेरे साथ, चलो। फिर चारों चोर पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पूजा अर्चना में लीन हो गए। हे पीपल के देवता, हमारा कार्य सिद्ध करो। कार्य सिद्ध होने पर हम तुम्हें पूरे 1.25 रुपए की भेंट चढ़ाएंगे। हमारी विनती सुनो पीपल देव। इस प्रकार पूजा अर्चना करने के बाद चारों चोर कब्रिस्तान से निकलकर चोरी के इरादे से किसी सेठ की घर की ओर चल पड़े।
पीपल देव की कृपा से आज हम अवश्य सफल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो हम चोरी के बाद 100 रुपए की भेंट चढ़ाने आज ही फिर दोबारा यहाँ आएंगे। उधर कब्र में सोए धीरू की नींद एकाएक ही टूट गई और जब उसने छिद्र में से झांक कर देखा, ओह ये तो पारो ही है। आज तो वाकई बड़ी देर कर दी पारो ने, भूख से मेरा पेट पिचक कर पापड़ बन गया है। पारो को निकट आया देख धीरू ने कब्र का पत्थर हटा दिया और पारो इधर उधर देखती हुई भीतर जाने लगी। जल्दी कर भगवान, आज तो भूख भी बड़ी जबरदस्त लगी है। फिक्र मत करो जी, आज तो मैं तुम्हारे मरने की खुशी में हलवा बनाकर लाई हूं तुम्हारे लिए। मरने की खुशी में? इसका मतलब कि तुमने मेरी मृत्यु का समाचार गांव भर में फैला दिया? बिल्कुल, और अब बस खेती बाड़ी घर बार बेचकर हम दूसरे गांव में चलकर रहेंगे जहां वीरू भैया हम तक कभी ना पहुंच सकेंगे। तो ये है सारा चक्कर। धीरू जीवित ही इस कब्र में छिपा बैठा है ताकि उसे मेरा अधेला न चुकाना पड़े। बहुत उस्ताद समझता है अपने आप को, लेकिन ये नहीं जानता कि वीरू उस्तादों का भी उस्ताद है, जिसे एक पाई भी उधार दे देता तो उसका पीछा मरगट तक भी नहीं छोड़ता। अब बच्चू बचकर कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कब्रिस्तान के भूत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।